Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Aishwarya Katara. Today we are going to start a new series named Basics of English Language. सबसे पहले सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि ये सीरीज़ जो स्कूल में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत यूज़फुल है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश आता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आता है, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। आगे की बात स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं कि अंग्रेजी है क्या, इंग्लिश है क्या। आप सभी को पता है कि इंग्लिश एक विषय ना होकर के एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम हमारे विचारों को व्यक्त करना या फिर एक दूसरे को आदान प्रदान करना विचारों को, उसका एक माध्यम होती है भाषा। जैसे हमारी भाषा है हिंदी, वैसे अंग्रेज़ों की भाषा है अंग्रेजी। और अंग्रेजी का अगला महत्व ये है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि दो कंट्रीज़ जब आपस में डील करती हैं तो वो इंग्लिश में ही डील करती हैं। इससे आगे अब अपन बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सबसे छोटी यूनिट अंग्रेजी की किसी भी भाषा की, तो आपको पता है जो किसी भी स्क्रिप्ट की, किसी लिपि का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो लेटर होता है। ऐसी अंग्रेजी के भी जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, लेटर है। अब लेटर जो है इंग्लिश में आप सभी को मालूम है कि टोटल 26 होते हैं, सबको पता है 26 लेटर्स आर देयर, जिनको अपन अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और 26 लेटरों को कैपिटल और स्मॉल दो तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपको पता है। छोटी ABCD, बड़ी ABCD आप सभी ने पढ़ी होगी। फिर इनको बांटा गया है दो हिस्सों में, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स यानी कि स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। 21 तो आपके व्यंजन हैं और 5 अंग्रेजी में स्वर हैं, A, E, I, O, U स्वर हैं और 21 व्यंजन है, ये सभी को मालूम होगा। ये तो बहुत छोटी क्लासों में हमको बता दिया जाता है। हालांकि स्वर और व्यंजन का उपयोग ग्रामर में सिर्फ एक आर्टिकल वाले टॉपिक में है और कहीं पे भी नहीं है बाकी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। 5 A, E, I, O, U स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। ठीक है। लेटर्स के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है लैंग्वेज की, जो लेटर्स से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक समझने के लिए। सबसे पहले वर्ड का मतलब और वर्ड के टाइप, इसी के ऊपर अपनी ये पूरी सीरीज़ बेस्ड रहेगी। वर्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और दूसरा बात मीनिंगफुल होना चाहिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स का यानी कि अक्षरों का समूह हो और मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो। जैसे COME, कम, ये अक्षरों का समूह है, 4 लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और मीनिंगफुल भी है। कम का मतलब भी होता है कुछ आना अंग्रेजी में। ठीक है। अब एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है ALTUNR। अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है डेफिनेटली, 6 लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, 6 लेटर्स आर देयर, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है तो हम इसको वर्ड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ये I और A इस बात का एक्सेप्शन है ग्रुप ऑफ लेटर्स वाली बात का, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे एक लेटर वाले शब्द हैं दोनों। I एक प्रोनाउन होता है, ये आर्टिकल होता है, आपको पता होगा, ए अंदा बचपन में ही पढ़ा होगा। I प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, स्पीकर के लिए जो यूज़ होता है वो I है, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट थिंग, फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके बाद फ्रेज कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं इंग्लिश में, ये अपन आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट थिंग, क्लॉज। क्लॉज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब।
वह फ्रेज जिसके पास अपनी एक फाइनाइट वर्ब हो उसे क्लॉज कहते हैं। अभी फाइनाइट वर्ब क्या होता है अभी आगे अपन जब वर्ब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। वर्ब के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। उसमें अपन सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि क्लॉज क्या होता है। जिसके पास अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है उसको क्या कहा जाता है, क्लॉज कहा जाता है। ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मीनिंगफुल है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। अब मैं कुछ बोलता हूँ आई गो मार्केट, माई मदर कम आफ्टर मी, आई एंड माई मदर वेंट टू सम प्लेस, और कुछ भी मतलब बोल रहा हूँ। अब ये मीनिंगफुल तो आप निकाल रहे हो, समझ रहे हो अर्थ, बट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। बहुत सारी जगह इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो इसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्लॉज और सेंटेंस में एक बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो आई एम, एक लिखा हुआ है आई एम ए डॉक्टर। ठीक है। ऊपर वाला जो फ्रेज़ है इसके पास अपनी एक फाइनाइट वर्ब है एम, आपको पता होगा एम वर्ब होती है तो बी का फॉर्म में पता होगा, तो ये क्लॉज तो है डेफिनेटली। नीचे वाले के पास भी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक क्लॉज है, दोनों ही एक एक क्लॉज तो हैं ही हैं। अब सेंटेंस और क्लॉज में जो मेन डिफरेंस होता है वो मीनिंग का होता है। क्लॉज जो होती है वो मीनिंगफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पूरा अर्थ देने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सेंटेंस जो होगा वो हमेशा पूरा अर्थ देने वाला होगा। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो आई एम है ये तो सिर्फ एक क्लॉज है, और आई एम ए डॉक्टर जो है ये क्लॉज के साथ साथ सेंटेंस भी है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज बट एवरी क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस। प्रत्येक जो सेंटेंस है वो एक क्लॉज होता है, लेकिन प्रत्येक क्लॉज का सेंटेंस होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि लेटर क्या होते हैं, पता है सभी को। वर्ड क्या होता है और चल गया। फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसके टाइप भी होते हैं फ्रेज़ के, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लॉज क्या होता है, ऐसा फ्रेज़ जिसके पास अपनी एक फाइनाइट वर्ब हो। सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जिसके पास और एक क्लॉज भी हो। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब अपनी जो ये सीरीज़ है इसमें अपन वर्ड्स की जो कैटेगरीज हैं उनको पढ़ने वाले हैं इससे आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चल रहा हूँ अभी। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिक समझने के लिए। अपन लोगों को स्कूलों में पैसिव, एक्टिव, टेंस, फलाना ढिमकाना, ताथा, तिथि, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम उनका एप्लीकेशन नहीं सीख पाते। हम उनका एप्लीकेशन जब सीख पाएंगे जब हम इन यूनिट्स को समझेंगे, अंग्रेजी की इन यूनिट्स को, कि हम इनको उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जो शब्द होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड का मतलब आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड मीनिंगफुल। वर्ड्स जो होते हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 8 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ कंजंक्शन, सेवेंथ प्रेपोजिशन और एट्थ इंटरजेक्शन। समझ गए? ये 8 कैटेगरीज हैं वर्ड्स की, इन्हीं को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी कि आप लाखों वर्ड आप अंग्रेजी में किताबों में, अखबारों में, टीवी पे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो जितने भी वर्ड आप बोलते हैं वो सारे के सारे इन 8 कैटेगरीज में ही डिवाइड होते हैं, है ना। कोई भी वर्ड या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या कंजंक्शन होगा या प्रेपोजिशन होगा या इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, इन 8 कैटेगरीज में ये डिवाइड होती है। पूरी की पूरी आपके जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो 8 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अब इनके, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ फंक्शन,
कि अंग्रेजी जो भाषा के जो शब्द होते हैं वो 8 तरीके का फंक्शन निभाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम में आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आप ध्यान रखना कि फंक्शन 8 तरीका के कर सकते हैं। फंक्शन यानी कि कार्य, जैसे आपका हार्ट फंक्शन करता है ब्लड पंप करने का, आपकी किडनी एक्सक्रीशन में फंक्शन करती है, आपका दिमाग आपके शरीर को कंट्रोल करने में फंक्शन करता है। ऐसे ही ये वर्ड जो हैं, ये कैटेगरीज जो हैं, ये अंग्रेज़ी भाषा में फंक्शन करती है। ठीक है, समझ गए? 8 कैटेगरीज। इसका बहुत कम उपयोग है हालांकि इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन जैसे कि ओहो, सडन एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए अपन एक्सक्लामेटरी मार्क से पहले जो यूज़ करते हैं, ओहो, अलास, एक लड़कियां व्हाट्सएप पे बहुत यूज़ करती हैं, ये सभी क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है भैया? इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। फंक्शन, जो अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ड होते हैं अंग्रेजी भाषा में वो 8 तरह के फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक ही वर्ड कई बार मल्टीपल फंक्शंस करता है। कहीं पे किसी सेंटेंस के रेफरेंस में वो कुछ नाउन हो रहा है, कहीं पे वो किसी सेंटेंस में वर्ब हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। इसीलिए मैं कैटेगरीज में बांटने की बजाय वर्ड्स को फंक्शन में बांटने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि फंक्शन में बांटिए वर्ड्स को, कैटेगरीज में मत बांटिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज यू कैन चूज आइदर साइड, ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस, ईदर राम और श्याम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है। आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो, ईदर, यहाँ पे भी ईदर है, यहाँ पे भी ईदर है, और यहाँ पे भी ईदर है। ठीक है, तीनों में ईदर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप स्पेलिंग में मिला लीजिए, AITHER, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं ये तीनों। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो तीनों सेंटेंसेस में तीनों ईदरों का फंक्शन जो है अलग अलग है। यहाँ पर ये ईदर डिटरमाइनर का काम कर रहा है। एक टाइप के एडजेक्टिव जो होते हैं डिटरमाइनर्स, वो अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ईदर प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ईदर एडवर्ब बन रहा है। मतलब वर्ड एक ही है लेकिन फंक्शन अलग अलग तरीके से कर रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी बहुत कॉमन है कि एक ही शब्द मल्टीपल फंक्शंस कर सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि साहब ये तो प्रोनाउन था फिर यहाँ कैसे आ गया, ये डिटरमाइनर का काम कैसे कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इससे आगे देखिए। दिस इज़ माई बुक, यहाँ पर दिस है, और दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर भी दिस है। स्पेलिंग मिला लो, THIS, दिस, और दोनों का काम अलग अलग है। ये दिस तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा है, और ये दिस जो है बुक से पहले आ रहा है, बुक के लिए डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है, वर्ड सेम ही है। नेक्स्ट, रन फास्ट, और ही इज़ ए फास्ट रनर। दोनों में फास्ट है, दिखाई दे रहा होगा आपको, FAST, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है रन वर्ब के लिए, और यहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव है रनर नाउन के लिए। रनर नाउन के लिए फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और फास्ट यहाँ एडवर्ब है रन वर्ब के लिए। तो इस प्रकार से आप देखा कि एक ही वर्ड मल्टीपल फंक्शन कर सकता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि एक ही शब्द कई प्रकार के फंक्शन कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वापस आते हैं पिछले वाली स्लाइड के ऊपर। तो ये 8 कैटेगरीज या 8 फंक्शंस वर्ड्स के मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इनमें अलग अलग तरीके के इन्फ्लेक्शंस होते हैं। जैसे नाउन में वचन का इन्फ्लेक्शन होता है, नंबर का। नाउन 2 वचनों में आ सकती है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी वचन का इन्फ्लेक्शन होता है, साथ में प्रोनाउन में केस का भी इन्फ्लेक्शन होता है। केस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, जेनेटिव केस, जिनको आप सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव भी बोलते हो आम भाषा में, वो प्रोनाउन के केस बनते हैं। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, आप सभी को पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म बनती है ना, SAIS फॉर्म,
वर्ब एकमात्र वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये तीनों ही हैं जो वचन लेते हैं। वर्ब तो एस या ई एस लग कर के एक वचन होती है, और नाउन जो है वो एस या ई एस लग कर के बहुवचन होता है, इसमें ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन दोनों में इन्फ्लेक्शन होता है डिग्रीज का। कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होती हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही बनती हैं, ठीक है। कंजंक्शन में किसी प्रकार का इन्फ्लेक्शन नहीं होता, कंजंक्शन अपनी एक ही फॉर्म। सबसे ज़्यादा वफादार टॉपिक अंग्रेजी का कंजंक्शन ही है, और सबसे ज़्यादा दगाबाज बेवफा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसका कोई पता नहीं कब बदल जाए, किसके किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, किस वर्ड, बहुत सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसलिए इसको दगाबाज टॉपिक माना जाता है और कंजंक्शन को वफादार टॉपिक माना जाता है। ये हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को एकदम सही तरीके से निभाता है। इंटरजेक्शन मैंने अभी आपको बता दिया। फंक्शन जो अलास, ओहो, ओ गॉड, हुर्रा, ये सारे जो वर्ड सडन एक्सप्रेशन दिखाने के काम में आते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनके बाद में एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लामेटरी मार्क इनके बाद में लगाया जाता है, जिसको आप हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक ऐसे डंडा और नीचे एक बिंदी, उसमें बिंदी साफ नहीं आ रही, अब आ रही है, ठीक है जी, समझ के। अब अपन आगे चलते हैं। अपन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन का जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन होते क्या है। नाउन का मतलब होता है द वर्ड, वह शब्द, दैट गिव्स नेम, जो नाम देता है, या नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी को नाम देने वाला शब्द जो होता है वो नाउन होता है। किस शब्द को हम नाउन बोले, पहले तो हम शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं। नाउन हम शब्द को कब बोलेंगे, नाउन हम शब्द को तब बोलेंगे जब वह किसी को नाम दे रहा हो। क्या कर रहा हो, नाम देने वाला शब्द, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे किसी का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को, पर्सन को नाम देना, राम, श्याम, नाउन है। प्लेस, किसी स्थान को नाम देना, जयपुर, कामा, दिल्ली, डीग, भरतपुर, नगर, पटना, बिहार, सब क्या है, जगह के नाम है, नाउन है। थिंग, किसी वस्तु, आप देखते हैं आपके सामने पंखा है, विंडो है, कुर्सी है, मेज है, चेयर, टेबल, सोफ़ा, सभी क्या है, नाउन है। किसी क्वालिटी यानी गुण का नाम, गुण को नाम देने वाले शब्द, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, विजडम, बुद्धिमानी, नाउन है। किसी फीलिंग या भावना के नाम, लव, प्रेम, हेट, घृणा, एंगर, गुस्सा, काइंडनेस, दया, सब नाउन है। किसी प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम, एग्जामिनेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एवापोरेशन, सब नाउन है। किसी स्टेट या अवस्था का नाम, पॉवर्टी, इलनेस, हाँ, गरीबी, बीमारी, सब नाउन है, ठीक है। इसके अलावा किसी पोस्ट या पोजीशन, मतलब किसी पद का नाम, प्रेसिडेंट है, कलेक्टर है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कलेक्टर, कलेक्टर यानी कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो, किंग, राजा, डायरेक्टर, निदेशक, सेक्रेटरी, सचिव, ये सभी पोस्ट के नाम हैं, ये सभी नाउन होते हैं। किसी रिलेशन का नाम, फादर, मदर, सन, अंकल, तो ये एक रिलेशन के नाम हैं। नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है नाउन के लिए। जो नाम देने वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है। जियोग्राफिकल फीचर्स, जैसे आपकी पहाड़ हो गए, माउंटेन, रिवर, कि भाई एक हम उठी हुई संरचना होती है जो, उसको हमने नाम दे दिया माउंटेन, तो नाम देने वाला वर्ड हुआ। एक बहता हुआ जो पानी होता है उसको हमने नाम दे दिया रिवर, नदी, ठीक है। बहुत सारा कहीं पानी इकट्ठा है तो हमने उसको सी नाम दे दिया, ठीक है। ऐसी ओशियन, जो बहुत महाद्वीपों के बीच का जो स्थान है जिनमें बहुत सारा जल इकट्ठा होता है, हमने उसको नाम दे रखा है महासागर, ओशियन। आइलैंड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसी हमने बॉडी को आइलैंड नाम दे रखा है। फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको हमने फॉरेस्ट नाम दे रखा है। तो नाम देने वाला शब्द क्या होता है, नाउन होता है। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, संस्था का या किसी संगठन का नाम, स्कूल है, कॉलेज है, कंपनी है, ये सभी क्या है, नाउन है। क्या है, सभी नाम। इसके अलावा किसी बीमारी का नाम, भाई नाम बुखार है जी, निमोनिया है, ये सब नाउन है। टीबी है, ये नाउन है बीमारी का नाम। शरीर के अंगों के नाम, ये भी नाउन है।
है, किसी प्रोफेशन या पेशे का नाम, एडवोकेट, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, सब क्या है, नाउन है। तो नाउन का मतलब बेसिकली आप लोग क्या समझें कि नाम देने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है। क्या होता है नाउन? नेमिंग वर्ड, नाम देने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। इतना आप सभी लोग समझ गए डेफिनेशन नाउन की, कि किसी को भी, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को, किसी फीलिंग को, किसी क्वालिटी को, किसी प्रोसेस को, किसी पोस्ट को, किसी रिलेशन को, किसी जियोग्राफिकल फीचर को, किसी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी डिजीज़ को, किसी प्रोफेशन को, इनको जो नाम देने वाला शब्द है वो क्या कहलाता है जी? नाउन कहलाता है। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, देखिए बेसिकली अंग्रेज़ी भाषा में नाउन जो है वो 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं जी? 5 टाइप की। 5 में कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, सबसे पहली चीज़ प्रॉपर नाउन, जिसको आप हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर पढ़ते हैं, वही प्रॉपर नाउन है अंग्रेजी में। नेम ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग, किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का विशेष, जो केवल उसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को दिया जा सके जो नाम, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राम एक व्यक्ति को दिया गया नाम है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसको अपन पार्टिकुलर हिमालय कह देते हैं। कहीं कोई किसी, एक अरावली है, एक हिमालय है, तो हिमालय केवल उसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अरावली केवल उसी पर्वत श्रृंखला का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। जेंजिस, जो हिंदी में अपन गंगा बोलते हैं, ये भी क्या है? नाउन है। प्रॉपर एक नदी को हमने नाम दिया हुआ है प्रॉपर की, गंगा तू है भैया, तेरा नाम गंगा है। इंडिया कंट्री का नाम है, ठीक है। तो इनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जो पार्टिकुलरली जो नाम दिया जाता है, विशेष रूप से जो उस बॉडी के लिए नाम हम असाइन करते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में आपको ये ध्यान रखने की बात है कि जो इसका स्टार्टिंग वर्ड होता है ये हमेशा कैपिटल होता है, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए चाहे बीच में आए। इसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और जनरल यूज़ में जो प्रॉपर नाउन होती हैं वो आर्टिकल्स नहीं लेती अपने से पहले, ए एंड द नहीं लेती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, कॉमन नाउन, द नेम असाइन टू ए पार्टिकुलर ग्रुप। पार्टिकुलर ग्रुप की जगह आप ये याद रखिए कि नेम असाइंड टू पर्सन्स ऑफ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड। लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी आ गया। तो पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही जैसे वस्तुओं और एक ही जैसे व्यक्तियों को जो एक ही कॉमन नाम दे दिया जाता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हॉर्स, घोड़े, अब जितने भी घोड़े हैं, मैंने किसी घोड़े का नाम चेतक, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो चेतक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो सिर्फ उस घोड़े को दिया गया है। लेकिन घोड़ा फिर महाराणा प्रताप का हो चाहे किसी और का हो, उसको अपन घोड़ा ही बोलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी उस प्रजाति को हमने एक नाम दे रखा है घोड़ा। तो जो पूरे के पूरे एक सेम काइंड, माने समान प्रकार को जो एक नाम दे दिया जाता है उसको अपन कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। बॉय, लड़का, भाई सारे लड़कों को अपन बॉय बोलते हैं। गर्ल, लड़की। सिटी, जितने भी शहर है अपन उनको सिटी बोलते हैं। माउंटेन, भाई जितनी भी पहाड़ हैं उनको माउंटेन ही बोलते हैं, चाहे हिमालय हो, चाहे अरावली हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे एंडीज हो, चाहे रॉकीज हो, सबको अपन माउंटेन ही बोलते हैं। रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, इनको सबको रिवर ही बोलते हैं।
इनके जो नाम पार्टिकुलरली रखे गए हैं वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक कॉमन नाम जो हमारे द्वारा रिवर दे दिया गया है वो सबके लिए, यानी कि सेम काइंड है भाई, सब सेम है वो, की सारी पानी को बहा के लेकर जाती हैं, बहता पानी होता है इसलिए उनको रिवर बोल देते हैं। कंट्री देश, जितने भी देश हैं अपन उनको कंट्री बोलते हैं। समझ गए इस बात को? कॉमन नाउन क्या होता है कि द नेम असाइंड टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, कि एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं को जो नाम दे दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के बारे में एक चीज़ याद रखना, कॉमन नाउन जब सिंगुलर आती है कहीं पर भी यूज़ में तो उसके साथ आर्टिकल लगाना अनिवार्य होता है। कुछ कॉमन नाउन्स को छोड़ करके, वो मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, शी बाउट सम फ्रूट फ्रॉम शॉप। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, शी बाउट, बी खराब है मेरा, सॉरी, शी बाउट सम फ्रूट फ्रॉम शॉप। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शॉप जो है ये नाम है, कॉमन नाउन है भाई। तुम कपड़े की दुकान को भी शॉप ही बोलते हो, ठीक है, सब्जी की दुकान को भी शॉप ही बोलते हो। शॉप एक कॉमन नाउन है, यानी कि सेम काइंड की स्थानों को जहाँ पे व्यापार किया जाता है, हमने उनका नाम दे रखा है शॉप, कॉमन नाउन है। ठीक है, और सिंगुलर में भी है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि शॉप से पहले अपने को कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या तो अपने को ए लगाना पड़ेगा या दा लगाना पड़ेगा, तब जाके पूरा सही होगा। शी बाउट सम फ्रूट फ्रॉम अ शॉप या द शॉप। ठीक है, समझ गए इस बात को? कॉमन नाउन के बारे में क्या क्या समझे आप? पहली चीज़ तो यह है कि एक ही प्रकार के वस्तुओं को या व्यक्तियों को जो नाम दे दिया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि अगर ये सिंगुलर कहीं पर यूज़ हो रहे हैं तो इनसे पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य होता है, कुछ कॉमन नाउन्स को छोड़ करके। वो कौन सी कॉमन नाउन्स है ये अपन आगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, जो मूर्त रूप में उपस्थित नहीं होता उसको अमूर्त बोलते हैं। मूर्त रूप में उपस्थित होने का मतलब है जैसे हम अपने शरीर के साथ इस दुनिया में फिजिकली उपस्थित हैं, कि हमारे पास अपना एक शरीर है और हम फिजिकली उपस्थित हैं। ठीक है, पंखा है, पंखे के पास अपनी पंखुड़ियाँ हैं, एक अपना मोटर है, मतलब वो फिजिकली उपस्थित है, हम उसको अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। और अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको हम अपने सेंसेस से परसीव ना कर पाएँ, कैन नॉट बी परसीव्ड विद सेंसेस। जैसे मान के चलो आप किसी के चेहरे को छू सकते हो, किसी के चेहरे को आप छू सकते हो, पर उसकी सुंदरता को आप टच नहीं कर सकते, यानी कि सुंदरता उसकी है तो सही, लेकिन मूर्त रूप में फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली उपस्थित नहीं है, वो इस संसार में है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, अमूर्त रूप में। उनको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको टच नहीं कर सकते। जैसे इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, लव प्रेम, पॉवर्टी गरीबी, ब्यूटी अभी अभी बताया मैंने, सुंदरता, डेथ मृत्यु, ऑनेस्टी ईमानदारी, आप इनको परसीव नहीं कर सकते अपने सेंसेस से, इनको समझ सकते हो, फील कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते, तो इनको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं भैया इनको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में अपन लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जनरल सेंस में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती हैं उनके साथ में अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आगे, मटेरियल नाउन। नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मतलब वो उन सारे उनके मटेरियल को द्रव्य बोलते हैं हिंदी में, जो भी मटेरियल्स हैं जिनसे और बाकी के पदार्थ बनाए जाते हैं, जो अपन को नेचर से मिलते हैं, जो मटेरियल, हम उनको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे वाटर है, पानी भाई अपन को नेचर से मिला हुआ है, वुड है, लकड़ी अपन को नेचर से मिलती है, गोल्ड है, सोना नेचर से मिलता है, कोल कोयला नेचर से मिलता है, टी चाय नेचर से मिलती है, तो इनको सबको क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं इनको? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स के बारे में एक चीज़ याद रखना है,
इनके बाद में अपन एस या ई एस, चलो ये आगे मैं जब आपको वचन पढ़ाऊंगा नाउन के तब बता दूंगा, कोई बात नहीं। कलेक्टिव नाउन ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रा। कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज ए होल, यानी कि मान के चलिए ये 4 यूनिट्स हैं, छोटी छोटी 4 यूनिट हैं ये, ठीक है। मैं इनको एक ही कंसीडर कर रहा हूँ, एक ही मान रहा हूँ, ठीक है, और उसे एक ही वर्ड की तरह पे लिख रहा हूँ, तो इसे क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे समझिए मैं बोलता हूँ कि एक ये चाबी, ठीक है, एक ये चाबी, एक ये चाबी, ठीक है, और एक और ये चाबी, ठीक है। ये की, ये की, ये की, ये की नाउन होता है, इस चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है की। अब मैंने इन चारों को मिला दिया, मिला के एक धागे में बांध दिया, ठीक है। तो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गुच्छा। क्या बोलते हैं? चाबी का गुच्छा। और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बंच, BUNCH, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि बंच कहाँ गया, गुच्छा कहाँ गया? तो यानी कि मैं इन चारों चाबियों की बात कर रहा हूँ, तो चारों चाबियाँ कहाँ गई? लेकिन मैंने इनको एक नया नाम दे दिया, इन चारों को मिला करके एक जो नया नाम मैंने इनको दिया है वो है बंच। उसी को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। जब स्मॉल यूनिट्स मिल करके जब उनको एक ही तरीके से कंसिडर कर लिया जाता है, एक पूर्ण के रूप में उन्हें एक साथ मान लिया जाता है, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, ठीक है, क्लास में बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो उन सभी बच्चों के जो समूह है उस ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं उसको? उस संग्रह को क्लास। क्राउड, भीड़, बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनती। कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो आप ये थोड़ी कहेंगे भीड़ है, बहुत सारे लोग होंगे उसमें तभी तो आप उसको भीड़, यानी कि छोटी बहुत सारी यूनिट, एक एक आदमी मिलकर के भीड़ को बना रहा है। कमेटी, समिति, सदस्य होते हैं उसमें तब जाके समिति बनती है। ऑडियंस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे। आर्मी, आर्मी का मतलब क्या है भाई? आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, ठीक है। आर्मी में बहुत सारे सैनिक मिलकर, आप कहें कि आर्मी जा रही है, तो आर्मी जा रही है क्या मतलब? आर्मी किसी व्यक्ति का या किसी महिला का नाम थोड़ी है कि आर्मी जा रही है। आर्मी तो एक कलेक्शन का नाम है, सैनिकों के, ट्रूप्स के कलेक्शन का नाम है आर्मी, है। पुलिस, टीम, ठीक है, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ गए? नाउन के 5 टाइप एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को दिया गया नाम, जैसे राम, हिमालय, जेंजिस, इंडिया, ये बता दिया मैंने आपको। स्टार्टिंग वर्ड इसका हमेशा कैपिटल आएगा और जनरली आर्टिकल्स नहीं लेते। कॉमन नाउन क्या होते हैं? द नेम असाइंड टू ए पार्टिकुलर ग्रुप, या फिर द नेम असाइंड टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, ये कॉमन नाउन होते हैं। हॉर्स है, बॉय है, गर्ल है, सिटी है, माउंटेन है, रिवर है, कंट्री है, सभी कॉमन नाउन है। इनके बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि अगर ये सिंगुलर कहीं पे आते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य होता है, अदरवाइज सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता। ओके, यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए, लेकिन सभी नहीं, वो कौन कौन से में बचाना होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी अपन ने समझा। अमूर्त रूप में जो चीज़ें हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बेसिकली इसमें गुणों के, है ना, या स्टेट्स के नाम इसमें आते हैं। मटेरियल नाउन, जो चीज़ अपन को नेचर में, नेचर के द्वारा मिलती हैं और हम उनसे और वस्तुएं और पदार्थ बनाते हैं। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन अभी अभी मैंने आपको समझाया। बंच है, ठीक है, क्लास है, क्राउड है, कमेटी है, ऑडियंस है, पुलिस है, आर्मी है ना, टीम है, मॉब है, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो ये नाउन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आज अपन ने सीखा कि वर्ड क्या होता है। वर्ड के बाद अपन ने सीखा कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे एक ही वर्ड कई तरह के फंक्शन कर देता है। उसके बाद अपन ने नाउन को स्टार्ट किया कि नाउन की पहले डेफिनेशन समझी कि नाउन कहते किसे हैं, फिर अपन ने नाउन के टाइप सीखे। तो आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है, इसका रिवीजन कीजिए। कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम इससे आगे अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नाउन को डिटेल में। हम पढ़ेंगे वचन, संज्ञा के वचन या नंबर्स ऑफ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नंबर पढ़ेंगे कि कैसे वचन के हिसाब से संज्ञा को बदला जाता है, और कैसे कुछ संज्ञाएं जो हैं जो सिर्फ प्लूरल में यूज़ होती हैं, कुछ संज्ञाएं जो हैं जो सिर्फ सिंगुलर में यूज़ हो सकती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जो केवल लगती ऐसी हैं कि प्लूरल हैं लेकिन होती सिंगुलर हैं, कुछ ऐसी हैं जो लगती सिंगुलर हैं होती प्लूरल हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो सिंगुलर प्लूरल एक ही होती हैं। तो अपन ये सभी चीज़ें आगे की क्लास में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।